Hello everyone. So in today's video we will talk about stroke. It is a neurological condition. ठीक है, स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे. स्ट्रोक क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और क्या कॉजेज़ होता है या फिर उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है स्ट्रोक के पेशेंट में, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. A stroke occurs when the blood supply to part of the brain is interrupted or reduced, depriving brain tissue of oxygen and nutrients. This leads to brain cell death and often results in significant neurological impairments. These are of two main types of strokes. ठीक है, स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्लड सप्लाई ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है. ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरप्शन हो जाता है, ब्रेन तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है. तो क्या कंडीशन होगी? ब्रेन के टिश्यूज़ तक प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो वहाँ के ब्रेन टिश्यू और न्यूट्रिएंट्स की डेथ हो जाएगी. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? ब्रेन सेल की डेथ हो जाएगी, ब्रेन टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी. तो इसके कारण आता है स्ट्रोक. ये एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है. ये दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक. जो इस्चेमिक स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है. कोज्ड बाय अ ब्लॉकेज इन एन आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन, ऑफन ड्यू टू अ क्लॉट और एथेरोस्क्लेरोसिस. किस कारण होता है इस्चेमिक स्ट्रोक? जब किसी जो ब्लड है वो ब्रेन तक जा रहा है, तो वो एक आर्टरी के थ्रू जा रहा है. ठीक है, उसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाना. किस कारण होगी ब्लॉकेज? ब्लॉकेज मतलब कोई रुकावट, कोई ब्लॉकेज किस वजह से होगी? कोई क्लॉट, कोई खून का ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड का कोई थक्का जो है वहाँ पे जम रहा है. ठीक है, उसके कारण ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है ब्रेन तक, तो उसके कारण जो स्ट्रोक होगा वो कहलाएगा इस्चेमिक स्ट्रोक. मतलब ब्लड प्रॉपर ब्रेन तक नहीं जा पा रहा है. किस वजह से नहीं जा रहा है? कि आर्टरी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई है. ठीक है. दूसरा है हेमरेजिक स्ट्रोक. अकर्स व्हेन अ blood vessel in the brain burst, leading to bleeding in or around the brain. Causes include hypertension, aneurysms और trauma. हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है? जब कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, एक तरीके से फट जाती है. ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पे खून पूरा ब्लीडिंग हो जाएगी ब्रेन के अंदर. और ये जो ब्लड वेसल बर्स्ट होती है, फटती है, किस वजह से होती है? हाइपरटेंशन, हाई बीपी के कारण होती है, या कोई एक्सीडेंट, हेड इंजरी वगैरह के कारण भी हो सकती है. तो इस कंडीशन को कहा जाता है हेमरेजिक स्ट्रोक. मतलब इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं हो रही है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है, बर्स्ट हो गई है. एक छोटा सा टाइप का एक स्ट्रोक और होता है जिसे मिनी स्ट्रोक कहा जाता है, वो है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, TIA. एक मिनी स्ट्रोक होता है, इज अ टेम्पररी इंटरप्शन इन ब्लड फ्लो एंड सर्व्स एज अ वार्निंग साइन फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर स्ट्रोक. ये एक वार्निंग साइन होता है कि फ्यूचर में स्ट्रोक आने के चांसेस हैं. हल्का सा ब्लड फ्लो डिस्टर्बेंस होती है, इंटरप्शन हो जाती है, टेम्पररी वाला होता है ये, कि आगे, लेकिन ये वार्निंग साइन होता है, एक तरीके से चेतावनी है कि आगे फ्यूचर में स्ट्रोक आ सकता है. अब बात करते हैं सिम्टम्स की. सडन नंबनेस और वीकनेस इन द फेस, आर्म और लेग, स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. क्या होगा? एकदम से क्या होगा? नंबनेस मतलब सुन्नपन आ जाना, और वीकनेस इन द फेस, आर्म और लेग. सुन्नपन या फिर वीक मसल्स हो जाएंगी, नर्व्स हो जाएंगी. कहाँ की? फेस की, आर्म की और लेग्स की. स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. ज़्यादातर ये वन साइड बॉडी में देखा गया है, इधर लेफ्ट और राइट. मतलब स्ट्रोक के केसेस में ज़्यादातर हेमीप्लीजिया देखा गया है, हाफ साइड पैरालिसिस एक तरीके से. डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच. डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग मतलब बोलने में पैरालिसिस है, एक साइड पैरालिसिस हो रही है, एक तरीके से प्लीजिया हो रहा है, तो बोलने में भी परेशानी होगी और समझने में भी परेशानी होगी. लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होगी, बैलेंस नहीं कर पाएगा अपनी बॉडी को क्योंकि एक साइड पैरालिसिस है. सीवियर हेडेक विद नो नोन कोज, सर में दर्द रहेगा, सीवियर हेडेक रहेगा. ब्लड और लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आइज, मतलब लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, दिख नहीं पाएगा, या ब्लड विजन हो जाएगा, एक या दोनों आँखों में. ठीक है, धुंधला दिखना एक तरीके से. टाइम इज़ क्रिटिकल, द फास्ट एक्रोनिम्स हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रोक. मतलब क्या होता है? FAST, फास्ट, एक वो बना रखा है निमोनिक कि इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक आया है. क्या होगा? F से होगा फेस ड्रॉपिंग, एक साइड से फेस ड्रॉपिंग साइड हो जाएगी, मतलब फेस जो है नीचे की तरफ लटकना. ठीक है. आर्म वीकनेस, हाथ में वीकनेस होगी. स्पीच डिफ़िकल्टी,
एस से हो गई स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में परेशानी। टी से टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली। अगर आपको फेस ड्रॉपिंग, आर्म में वीकनेस प्लस उसके बोलने में परेशानी है तो आपको इमरजेंसी सर्विस चाहिए एकदम से, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्ट्रोक रिकवरी। फिजियोथेरेपी प्लेज अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग स्ट्रोक सर्वाइवर्स रीगेन इंडिपेंडेंस एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. It focuses on restoring movement, balance, and strength while preventing complications like muscle stiffness or further disability. फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रोक के पेशेंट में, ठीक है। वो क्या करता है, उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन चला जाता है, मूवमेंट हेमीप्लीजिया हो जाता है, तो एक तरीके से मूवमेंट भी लॉस हो जाएगा, सेंसेशन लॉस हो सकती है, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों पे फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, रीस्टोरिंग मोटर फंक्शन, रीट्रेनिंग द ब्रेन थ्रू एक्सरसाइजेज एंड मूवमेंट्स टू रीगेन लॉस्ट मोटर स्किल्स। तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, रीट्रेन करेगा उसको, ठीक है, उसके मूवमेंट्स जो लॉस हो चुके हैं, उसके मोटर स्किल्स, मोटर मूवमेंट जो लॉस हो चुके हैं उसको रीट्रेन करेगा, रीलर्न कराएगा, ठीक है। इंप्रूविंग मोबिलिटी, एक्सरसाइजेज टू स्ट्रेंथन मसल्स, इंप्रूव गेट एंड इनहेंस बैलेंस। एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिस मसल में हल्की सी भी पावर होगी तो उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी। गेट मतलब वॉकिंग पैटर्न पे काम किया जाएगा और उसके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन पे भी काम किया जाएगा। यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेज लाइक वॉकर्स, ऑर्थोटिक्स इफ़ नीडेड। अगर आपको हल्का सा भी लग रहा है कि वो कोशिश करके चल सकता है तो आप उसे सपोर्ट के साथ, असिस्टिव डिवाइसेस के साथ, जैसे कि वॉकर्स वगैरह, इनकी हेल्प के थ्रू आप उसके चलाने की कोशिश करा सकते हैं, वॉकिंग भी। इन्हेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग स्पास्टिसिटी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज टू रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड इम्प्रूव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन। आपको उसकी पूरी की पूरी बॉडी के रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करानी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करानी है। क्यों करानी है, ताकि मसल जो स्टिफ हुई हुई हैं, टाइट हुई हुई हैं, रिजिड हुई हुई हैं, उनको थोड़ा सा लूज कर सके, ठीक है, स्पास्टिसिटी को प्रिवेंट कर सके और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सके, इसलिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे। रीबिल्डिंग कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ट्रेनिंग टू प्रिवेंट फॉल्स एंड इनेबल सेफ वॉकिंग। मतलब उसकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस पे काम करेंगे ताकि वो चलने की कोशिश करे तो गिरे ना, ठीक है, तो उसका बैलेंस पे काम करना है ताकि वो सेफली वॉक कर सके। इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, एरोबिक एक्सरसाइजेज टू इनहेंस ओवरऑल हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनदर स्ट्रोक। तो उसकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे भी काम करेंगे, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर में और कोई स्ट्रोक का अटैक ना आए। प्रमोटिंग न्यूरोप्लास्टिसिटी, टारगेटेड activities help the brain from new neural connections to compensate for lost function। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे भी काम करेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिजियोथेरेपी सेशंस कैन ऑल्सो बूस्ट मोरल, रिड्यूस डिप्रेशन एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। मतलब उसको साइकोलॉजिकल भी आपको सपोर्ट करना है, उसको डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट तो उसका डिप्रेशन भी रिड्यूस करना है और उसको एक मतलब अपनी बातों से उसे एनकरेज करना है कि आप ठीक हो सकते हैं। कॉमन फिजियोथेरेपी टेक्निक्स फॉर स्ट्रोक रिकवरी, पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइजेज टू रीगेन स्ट्रेंथ एंड रेंज ऑफ मोशन इन अफेक्टेड लिम्स। ठीक है, क्या होगा, पैसिव और एक्टिव एक्सरसाइजेज करानी है। किस लिए करानी है, एक्टिवली अगर नहीं कर पा रहे हो तो पैसिवली करानी है या फिर एक्टिवली असिस्टेड करानी है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए अफेक्टेड लिम्स में और स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए। फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या होगा, प्रैक्टिसिंग डेली एक्टिविटीज़ सच एज वॉकिंग, ड्रेसिंग और ईटिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग में आपको उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ वो करता था उसी पे काम करना है कि उसको वॉकिंग करानी है रेगुलर, उसको कपड़े पहनाने की मतलब वो खुद से पहनने की कोशिश करे, वो उसको सिखाना है। टूथब्रश हो गया, वो आप उससे हाथ में धोगे और वो खुद से ट्राई करेगा, ठीक है। खाना खाने की कोशिश खुद से करे, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करानी है उसकी। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेज, यूज़ ऑफ बैलेंस बोर्ड, स्टेबिलिटी बॉल्स एंड गेट ट्रेनिंग। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज करा सकते हैं बाय यूजिंग बैलेंस बोर्ड्स। बैलेंस बोर्ड्स आते हैं मार्केट में, आप उनको ले सकते हैं। बॉल्स आती हैं, स्विस बॉल्स वगैरह, उनके थ्रू भी आप बैलेंस एक्सरसाइज करा सकते हैं। और गेट ट्रेनिंग मतलब पैटर्न ऑफ वॉकिंग, उसके ऊपर भी आप काम करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में क्या देंगे, हेल्प्स एक्टिवेट वीक मसल्स एंड इम्प्रूव मोटर रिकवरी। उसके टेंस वगैरह दे सकते हैं, एमएस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ठीक है, मसल स्टिमुलेशन है, जिससे जो वीक मसल्स होंगी वो एक्टिवेट होंगी और मूवमेंट रिकवरी में हेल्प करेगी। हाइड्रोथेरेपी, एक्सरसाइजेज परफॉर्म्ड इन वाटर टू रिड्यूस स्ट्रेस और जॉइंट्स एंड मसल्स। हाइड्रोथेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं, पूल के अंदर जो एक्सरसाइज कराई जाती है पानी के अंदर, ठीक है, उससे जॉइंट्स और मसल्स पे स्ट्रेस जो पड़ता है वो कम हो जाता है। कॉन्स्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट्स थेरेपी, CIMT, restricting the use of
अनअफेक्टेड लिम्ब टू एनकरेज द यूज़ ऑफ अफेक्टेड लिम्ब। ठीक है, उसको बोलेंगे कि जो आपका अनअफेक्टेड लिम्ब है उसको कम यूज़ करके आपको अफेक्टेड लिम्ब का ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, अनअफेक्टेड मतलब जो आपका सही पैर है या सही हाथ है उसका कम से कम यूज़ करो, और जो आपका अफेक्टेड है, जिसमें दिक्कत आई है, जिसमें वीकनेस है, जिसमें पैरालिसिस है, उसका यूज़ करने की ज़्यादा कोशिश करो। बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन, मतलब अब क्या बेनिफिट होता है फिजियोथेरेपी का स्पोर्ट्स स्ट्रोक के पेशेंट में। Speeds up recovery and reduces disability, minimizes the risk of secondary complications like pressure sores, contractures, and deep vein thrombosis, helps patient regain independence in daily activities, improves emotional well-being and confidence। फिजियोथेरेपी का क्या फ़ायदा होगा, उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ठीक है, वो बैलेंस कर पाएगा अपनी बॉडी को, आगे जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ने होंगे वो कम हो जाएंगे, उसका रिस्क कम हो जाएगा। जैसे कि अगर वो पेशेंट लेटा रहेगा, फिजियोथेरेपी नहीं कराएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्चर बनेंगे, प्रेशर सोर्स बनेंगे, अल्सर्स बन जाएंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाएगी, तो ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे आगे। तो फिजियोथेरेपिस्ट इनको कम करता है, प्रिवेंट करता है, मिनिमाइज करता है। और क्या करेगा, उसकी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे तो वो और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा पेशेंट, बाकी उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट। अर्ली एंड कंसिस्टेंट फिजियोथेरेपी इज क्रूशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग रिकवरी पोटेंशियल आफ्टर अ स्ट्रोक। जैसे ही स्ट्रोक का अटैक आया तो जितनी जल्दी हो सकती है अगर फिजियोथेरेपी शुरू हो जाए तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सब था हमारा स्ट्रोक के बारे में। तो किसी का भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड थैंक यू एवरीवन।